adopted. Discussion on the working of the Ministry of Housing and Urban Affairs. Shri Ghanshyam Tiwari to raise a discussion. Mr. Saket. One second, take your seat. Mr. Saket, one second. If the Honorable Minister has not responded to something which you specifically argued, there is a mechanism. No, again you, come to my chamber. Come to my chamber, I'll tell you the mechanism. But for the last time, Shri Ghanshyam Tiwari to raise a discussion on the working, nothing is going on record otherwise, except what Mr. Tiwari said. Shri Ghanshyam Tiwari to raise a discussion on the working of the Ministry of Housing and Urban Affairs. माननीय सभापति महोदय, मैं केंद्रीय 1 second, Ghanshyam ji, honorable members, Mr. Tiruchi Shiva, honorable members, I have to make an announcement. I have to inform members that I have received a letter today, the 31st of July 2024, from Honorable Member Shrimati Mamta Mohanta, member representing the state of Odisha, resigning her seat in the Rajya Sabha. Honorable members, she has resigned her seat by writing to the chairman under her hand and handed personally to me. The same I find to be constitutionally in order. I have accepted the resignation of Shrimati Mamta Mohanta, member representing the state of Odisha, with immediate effect. Shri Ghanshyam Tiwari to continue. माननीय सभापति महोदय, बात केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 24-25 में आवास और शहरी मामलों संबंधित विषय पर हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस साल के बजट में शहरी विकास और आवास पर भारत सरकार ने जितना बड़ा ध्यान दिया है, प्लीज सदन में शांति रखें प्लीज, उसके पहले इस प्रकार का वर्णन नहीं किया गया था। ये बजट विकसित भारत 2047 के लिए है और इसकी जीवन रेखा भारतीय शहरों के बीच में से होकर गुजरती। अगर हम 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो विकसित भारत के लिए हमको विकसित शहर भी बनाने होंगे, क्योंकि माननीय उपसभापति महोदय, हम देख रहे हैं कि आज़ादी के समय, माननीय सदस्यगण प्लीज टेक योर सीट्स, बी साइलेंट प्लीज। माननीय तिवारी जी। माननीय उपसभापति महोदय, विकसित भारत के लिए हम 2047 के मामले को लेकर चलते हैं तो शहरों का विकास प्राथमिक आवश्यकता है। सभापति महोदय, अभी जब बजट पेश हुआ उसके बाद में नीति आयोग की बैठक हुई और नीति आयोग की बैठक में ये तय किया गया कि अगर भारत को 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है, 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करनी है और 18,000-20,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय करनी है, तो शहरी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का निर्माण करना होगा। यह नीति आयोग ने कहा। इस सरकार ने जो अपना काम प्रारंभ किया, हाउस ऑर्डर में प्लीज माननीय सदस्यगण प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट्स। हाँ बोले आप। माननीय उपसभापति महोदय, जब भारत सरकार ने ये तय किया और नीति आयोग ने तय किया कि विकसित भारत के लिए
भारत के शहरों का विकसित होना जरूरी है, तो सरकार ने इस 2024-25 के बजट में जो प्रावधान किए हैं वो प्रावधान उसी प्रकार से हैं। आज अपन देखते हैं पहले की अपेक्षा भारत की आज़ादी के समय 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी, 20% लोग शहरों में रहते थे। आज माननीय उपसभापति महोदय, स्थिति ये है कि 35% से अधिक और कुछ राज्यों में तो 40% से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही है और कुछ शहरों में निरंतर जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं, उस आबादी को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में बहुत प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है। शहरों में मकान की समस्याएं हैं, लोग इतनी महंगी जमीन लेकर मकान बनाकर नहीं रह सकते। शहरों में ट्रांसपोर्ट की समस्या है, शहरों में पेयजल की समस्या है, शहरों में पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, शहरों में आवागमन के साधन जो पब्लिक के हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, उसकी बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है। उन सारी समस्याओं का समाधान जब तक नहीं करेंगे तब तक विकसित शहर नहीं होंगे और वो विकसित शहर भारत के विकास की जीवन रेखा नहीं बन सकेंगे। इन बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने इस बार का जो बजट पेश किया है उसमें पहला काम किया है नियोजित शहरी विकास पर विशेष ध्यान, कि शहरों का जो विकास वो नियोजित तरीके से होना चाहिए और उस नियोजित शहरी विकास के लिए भारत सरकार ने इस बार के अपने बजट में 82 करोड़ 576.57 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया है, जबकि 2013-14 में ये 1468.20 करोड़ था, जो कि उस निवेश का 55% ज्यादा है। इस प्रकार का काम शहरी आवास विकास के लिए भारत सरकार ने अपने बजट में किया है। उसके अंतर्गत इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाएंगी कि शहरों का एक क्रमबद्ध रूप से विकास। आज शहरों का विकास बेतरतीब तरीके से हो रहा है, शहरों का विकास इस प्रकार से हो रहा है और एक शहर ने बनकर शहर में उप शहर बनते जा रहे हैं। और शहरों का जो विकास होना चाहिए वो विकास उस तरीके से नहीं हो, इसलिए भारत सरकार ने 82,576 करोड़ रुपए का व्यय इस साल करने का तय किया है, ताकि 30 बड़े शहर जो 14 बड़े शहर जो 30 लाख से अधिक जनसंख्या के हैं और 100 अन्य शहर, उनका समुचित रूप से विकास हो सके, इसके लिए इस बात का प्रावधान किया गया है। दूसरा बड़ा किया गया है शहरी परिवहन व्यवस्था और विकास के पैमाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। आज सबसे बड़ी व्यवस्था शहरों में परिवहन की, आप बसें जो चलती हैं उन सारी बसों में इतनी भीड़ रहती है और कम से कम सुबह ऑफिस टाइम पर आने और जाने के समय पर इतनी सारी समस्याएं रहती है कि उनके लिए स्थान नहीं मिलता। उसी प्रकार जिन शहरों में मेट्रो है उन मेट्रो में भी ये स्थिति रहती है। इसी प्रकार आसपास के गांवों से या छोटे शहरों से जो बड़े शहर में आते हैं उनके लिए भी इस प्रकार की समस्या रहती है। उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने तय किया है कि 30 लाख से अधिक 14 शहरों में ट्रांसिट उन्मुक्त विकास योजनाओं को शुरू करेंगे। इसमें ई बसेज 1300 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है, जिसमें इन शहरों में 1300 ई बसेज का भारत सरकार जो प्रावधान करेगी। उसी प्रकार मेट्रो के लिए जो पिछला प्रावधान 20,950 करोड़ का था उसको बढ़ाकर 21,247.94 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब भारत सरकार ये चाहती है कि शहरों में उनका विकास इस ढंग से हो कि ट्रांसिट सिस्टम के माध्यम से ठीक प्रकार से विकास हो जाए, मेट्रो का विकास हो, ऐसे यातायात का विकास हो, पॉल्यूशन नहीं हो। इसलिए ई बसों की ओर ध्यान दिया गया है। ई बसों के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इस प्रकार से ये काम करके उन्होंने
20,950 करोड़ के बजाय मेट्रो के लिए 21,247.94 करोड़ का रुपए का तय किया है। सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, इसके साथ साथ शहरी जीवन के विकास को आरामदायक बनाने के लिए और लोगों की पहुंच तक बढ़ाने के लिए 3 योजनाओं का सरकार ने इसमें प्रावधान किया है। पहला है रेंटल, इस प्रकार के भवनों का निर्माण किया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए कि लोग जो मकान नहीं खरीद सकते, जो ज़्यादा किराया देकर नहीं रह सकते, वो रेंटल स्कीम सरकार ने जो तय की है उसके अंतर्गत वो अपना मकान ले और मकान लेकर रह सके। तो ये पहली बार भारत सरकार ने रेंटल हॉस्पिटल स्कीम चालू की है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार से 2 काम और किए हैं। साप्ताहिक हाट लगाने का काम किया है कि विकास एक क्षेत्र में इतनी दूर जाकर आप सामान ला नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, इस सुविधा के लिए साप्ताहिक हाट लगाने का काम सरकार ने किया है और 100 शहरों में इस प्रकार के हाट के कार्यक्रम होंगे तो लोगों को एक स्थान पर इसी प्रकार का करेगा। और तीसरी बात कि सड़कों पर जो व्यापार करने वाले लोग, जो ठेला लगाने वाले लोग, अपन जगह जगह देखते हैं, यहाँ कनॉट प्लेस तक में देखते हैं और सारे शहरों में देखते हैं, कोई किस प्रकार के चाट के ठेले लगाते हैं, कई कचौरी के ठेले लगाते हैं, कोई फलों के ठेले लगाते हैं। उन सब लोगों को सड़कों पर सुविधाजनक व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो सके और एक सामान्य आदमी कम पूंजी लगाकर शहर में अपनी कमाई कर सके और शहर में जो लोग हैं वो सस्ती चीज़ें और सुविधापूर्वक चीज़ सड़क पर जाकर प्राप्त कर सकें। इसके लिए ये तीसरी योजना भारत सरकार ने प्रारंभ की है और इसके लिए सरकार ने जो रुपए तय किए सभापति महोदय 3,000 करोड़ रुपए शहरी कायाकल्प और सतत विकास की अमृत योजना के अंतर्गत 5,200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8,000 करोड़ रुपए का निर्णय किया है। इस प्रकार जो पैसा बढ़ रहा है लगातार और ये चिंतन के साथ बढ़ रहा है कि शहरों में जो स्थिति है और उसमें आवास और विकास की स्थिति है, मैं निवेदन करना चाहूँगा उपसभापति महोदय कि सरकार ने 2 प्रकार के लोगों के लिए 1 करोड़ लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करने का तय किया है। उनमें 3,000 करोड़ रुपए जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं उन लोगों को सस्ता मकान मिल सके इसके लिए और 1,000 करोड़ रुपए मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मकान मिल सके इसके लिए किया है। तो आवास के लिए 3 स्कीम हो गई। एक रेंटल स्कीम जिसको सरकार बढ़ावा देगी कि कोई किराए का मकान देने के लिए मकान बनाए, उसके लिए सहायता देगी, मकान को एक निर्धारित रेट पर किराए पर दे उसके लिए स्थान देगी। तो जो कम आय वर्ग के लोग हैं जो शहर में आकर अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं और जिनके कारण जो जीडीपी बढ़ती है वो लोग यहाँ पर आकर काम कर सके इसके लिए स्कीम है। दूसरा, फिर आज शहरों में बड़े बड़े शहरों में मकान किसी आम आदमी के लिए लेना, मध्यम वर्ग के लिए लेना, अल्प आय वर्ग के लिए मकान लेना एक मुश्किल काम है। इसलिए सरकार ने 2 स्कीम, एक 3,000 करोड़ की और एक 1,000 करोड़ की 1 करोड़ मकान के लिए तय की है। मैं समझता हूँ ये सबसे पहली बार बहुत बड़ा कदम भारत सरकार ने इस ओर उठाया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे जो वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके नेतृत्व में काम चल रहा है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, शहरी कायाकल्प और सतत विकास, शहरों में समस्या है, शहरों में सीवरेज की समस्या है, शहरों में पानी की समस्या है, शहरों में पानी निकासी की समस्या है, शहरों में पेयजल की समस्या है और शहरों में बिजली के कनेक्शंस की समस्या है। उन समस्याओं के समाधान के लिए अमृत योजना सरकार ने प्रारंभ की है। हम अमृत काल में हैं
तो इस अमृत योजना के लिए भी सरकार ने इतना बड़ा प्रावधान किया है जिससे ये सामान्य जो काम की चीज़ें हैं, उपभोग की आम आदमी के, उनमें उनको दिक्कत नहीं हो, ईज ऑफ लिविंग हो, उसका लाइफ, उसका जीवन सुखद प्रकार से चले, उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। स्वच्छ भारत मिशन, सभापति महोदय, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने जब शपथ ग्रहण की थी उसके बाद से लेकर स्वच्छ भारत मिशन का आगाज उन्होंने किया था। आज वो बात हम देखते हैं, पहले हम रेलवे में जाते थे और सुबह सुबह जब रेल शहरों में या गांव के बीच में गुजरती थी तो रेल की पटरियों के दोनों तरफ लोग बैठे हुए दिखाई देते थे। अब हम जाते हैं तो लोग दिखाई नहीं देते। अब जब हम सड़कों पर जाते थे उस समय कई लोग गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर खड़े हुए दिखाई देते थे, अब वो दिखाई नहीं देते। तो लोगों में एक संस्कार भी आया है, लोगों में एक भावना भी आई है, लोगों में एक प्रेरणा भी आई है। उसी के अनुरूप सरकार ने शहरों में एक इस प्रकार का काम शुरू किया है जिसमें उनको अमृत योजना के अंतर्गत उसका लाभ मिल सके। सभापति महोदय, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान 555 करोड़ की तुलना में 99% की वृद्धि इसमें की गई है। ये सरकार ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है। उसी प्रकार शहरी गरीबों के लिए आजीविका के निर्माण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे स्वयं सहायता समूह के निर्माण के माध्यम से 78 लाख शहरी गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है और कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता के माध्यम से 38 लाख से अधिक आजीविकाएं बनाई हैं और साथ ही शहरी के लिए 2000 स्थायी आश्रयों का निर्माण किया है। मोदी सरकार ये विश्वास दिलाती है कि वह इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए वित्तीय और सामाजिक समावेशन का उच्चतम संभव स्तर सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम करेगी। सरकार ने तय किया कि रहने के लिए मकान नहीं तो 2000 आश्रय बनाए जाएंगे कि जब आप वहां पर रह सकते हो। आपको पटरी पर सोने की आवश्यकता नहीं है, आपको रेलवे प्लेटफार्म पर सोने की आवश्यकता नहीं है, आपके सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे सोने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार इन शहरों में आश्रय स्थल बनाएगी कि आप काम करो, वहां से सुबह नहा धोकर जाओ, काम कर आओ और आप आकर इन आश्रय स्थलों में आप आकर रुक सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। यह अभिनव व्यवस्था, इसके पहले इस प्रकार की व्यवस्था करने की बात किसी सरकार ने सोची नहीं थी। और इसलिए मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूँ कि बिना शहरी विकास के काम नहीं होगा। सरकार ने जो सबसे बड़ी समस्या शहरों में है वो सभापति महोदय भूमि संबंधी विवाद है। वो 0 सेटबैक पर मकान बनाया है या पीछे बनाया है, या आपने एनक्रोचमेंट क्या नहीं किया है, आपने नगर निगम से, नगर परिषद से, विकास प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त करी कि नहीं करी है, आपका पट्टे का मकान है कि कब्जे का मकान है, आपका नाप सही है कि नहीं है। इन सब बातों की बहुत बड़ी समस्या है। उनको समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने शहरी भूमि के अंतर्गत एक नीति निर्धारित करने का तय किया है। उसके अंतर्गत सरकार मकानों का, जमीन का जीपीएस सिस्टम से और डिजिटलाइजेशन करके एक नक्शा बनाएगी, उनका नाप करेगी और उनके स्वामित्व का निर्धारण करेगी और वो सारा डिजिटल होगा और उसको आदमी को प्राप्त होते कहते हुए प्राप्त हो जाएगा कि ये मकान किस प्रकार का है। तो ये रोज रोज शहरों में जो तोड़फोड़ होती, रोज रोज शहरों में एनक्रोचमेंट की समस्याएं होती, उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो मैं सभापति महोदय आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने पहली बार केवल सोचना
और सोचने के बाद मुझ पर काम करना वो आवश्यक नहीं। आज हम सब जानते हैं कि शहरों में जिस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, हम दिल्ली में भी जानते हैं, पोल्यूशन की समस्या है, हम अन्य शहरों में जानते हैं सीवरेज की समस्या है, हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट की समस्या है, हम जानते हैं कि सस्ता ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं होता, हम जानते हैं लोग जो काम करने शहर में आते हैं उनको शौचालय की समस्या है, उनको पेयजल की समस्या है, मकान तो कोई गरीब आदमी अगर खरीद ही नहीं सकता। तो सरकार का ये विचार कि अगर 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो विकसित शहर बनाने होंगे। यद्यपि शहरों के विकास की जिम्मेदारी सारी राज्य सरकारों की, लेकिन भारत सरकार ने पहल करके नीति आयोग का निर्णय करके कि हमको अगर 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो विकसित भारत की जीवन रेखा भारत के विकसित शहरों के बीच में से होकर निकलेगी। इसलिए उस जीवन रेखा को इतना मजबूत करो, इतना विश्वस्त करो, इतना आयकर देने वाला करो, इतना रोजगार देने वाला करो, इतना ईज ऑफ डूइंग लाइफ, आदमी जी सके आराम से, इस प्रकार की व्यवस्था करो, वो कमा सके, इस प्रकार की व्यवस्था करो। और इसका भी ध्यान किया गया है कि शहरों में अब बढ़ेगी जनसंख्या तो शहरों का विस्तार किस प्रकार हो और शहरों में ट्रांसपोर्ट किस प्रकार हो और शहरों में लोगों को मकान किस प्रकार का मिले और रोजगार कैसे मिले। तो इन सब बातों को ध्यान रखकर भारत सरकार ने शहरी आवास और विकास के लिए 2024-25 के बजट में निर्धारण किए। उसमें कुछ पॉइंट तय किए, कुछ मुद्दे तय किए जिस पर आम जनता को जो तकलीफ होती है उस तकलीफ को दूर करके एक समग्र शहरी विकास। आज सभापति महोदय, सरकार का चिंतन समग्र है, एक प्रकार का नहीं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों का समग्र, समुचित और संतुलित विकास होना जरूरी है। तो उन शहरों का संकुचित, समुचित और समग्र विकास करने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है उन्होंने निर्धारित की है। और भारत सरकार ने 2024-25 के बजट में उस शहरी विकास मंत्रालय ने उसके लिए मापदंड तय किए हैं और उनके लिए काम करने का तरीका तय किया है। और इस प्रकार से एक संजीवनी का काम शहरों को, शहरी जीवन में जो दुविधाएं हैं, जो तकलीफ है, उनको दूर करके एक संजीवनी देने का काम, उसमें आने वाले लोग रोजगार कर सकें। छोटा सा काम है, कल्पना नहीं किसी ने कि सड़क पर खड़ा होकर जो ठेले लगाने वाला फ्रूट बेचता है, जो फ्रूट चाट बेचता है, जो कचौरी बेचता है, जो समोसा बेचता है, जो चाट चटनी बेचता है, वो भी ठीक प्रकार से खड़े होकर अपना काम कर सके, अपना कमाई कर सके और अपने परिवार का पेट भर सके। और रात को जाकर जो विश्रामालय सरकार बनाई है उन विश्रामालय में जाकर रह सके, सुबह स्नान पढ़कर इज्जत पूर्वक बाहर निकले और अपना काम करे। तो ये चिंतन का तरीका है, अंत्योदय से लेकर अभ्युदय तक का तरीका है। अंत में जो आदमी खड़ा है और जो शहर में किसी काम से आ रहा है और उसका अभ्युदय होना है, तो मैं तो मनोहर लाल जी खट्टर साहब को धन्यवाद दूंगा कि वो शहरी विकास मंत्री हैं और शहरों का विकास, उनके पास अपना जो गांव का घर था वो घर तो उन्होंने डोनेट कर दिया, अब वो शहर में आ गए। तो वैसे भी शहर में ही रहते थे, लेकिन शहर में, लेकिन पहले भी शहर में थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी। तो शहर में रहने वाले लोगों को जो दिक्कत है, जो दुविधाएं हैं, उन दिक्कत और दुविधाओं को सुविधाओं में कैसे बदल सकते हैं, इस प्रकार के 8 सूत्री कार्यक्रम के साथ शहरी विकास योजना का भारत सरकार ने प्रावधान किया है। वो प्रावधान 100 छोटे शहरों का और 30 लाख से बड़े शहरों के लिए, इसके बाद इसका विस्तार होगा। लेकिन सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से, उनका खूब बड़ा अनुभव है, 10 साल तक, 9.25 साल तक से ही वो मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले संगठन मंत्री भी रहे,
तो उनकी सारी सुविधा बातों का ध्यान है। जब तक इसके लिए नगर पालिकाएं, नगर परिषद और विकास प्राधिकरण इनके कानूनों में संशोधन नहीं होंगे, जब तक इनके कानूनों में संशोधन नहीं होंगे और राज्य सरकारों का और भारत सरकार का आपस में समन्वय नहीं होगा, तब तक ये सारा पैसा एकदम समुचित रूप से लगकर 2047 तक की अमृत योजना के अंतर्गत हम विकसित करें, ये मुश्किल होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वो कृपया शहरी विकास, जो शहरों में अलग अलग स्थानीय निकाय कहते हैं, कुछ कहते हैं, उन सारे मंत्रियों को बुलाकर एक बार सभा करके कि इतना बड़ा पैसा 86,000 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, तो उनका समुचित विकास हो और विकास होकर उधर चले। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि शहरों में भूमि अधिग्रहण का काम बहुत मुश्किल काम, और शहरों के आसपास जो किसान रहते हैं उन किसानों की भूमि पर जिस प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ ये मिलाकर पट्टे काटकर छोटी छोटी गलियाँ बनाकर उसमें मकान बनाने के बाद में जो एक साथ समस्याएं पैदा हो रही, उसमें नाली की व्यवस्था नहीं है, उनमें ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा पानी हुआ, अभी अपन देखें तो औसत से कम बरसात है, लेकिन फिर भी टेलीविज़न पर रोज़ कोई शहर की दिखा देते हैं 15 मिनट के पानी में सड़क पर पानी आ गया, सड़क पर पानी आ गया। तो ये पानी निकासी की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था, और दूसरा ये जो बड़े शहर ये विस्तृत होते जा रहे हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो रहे हैं। तो शहर जब तक सीधा खड़ा नहीं होगा तब तक एक शहर के रूप में उसकी इकाई बढ़ेगी नहीं, वो फिर उपनगरों में बढ़ जाएगी। तो उपनगरों के कारण से शहरी क्षेत्र का समुचित विकास संभव नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकारों से बात करके इस सारी योजना को जब तक हम कार्यान्वित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक ये काम संभव नहीं होगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी खूब अनुभवशील है, वो इस तरह प्रयत्न करेंगे। और जो इनको इतना पैसा मिला है, मैं तो समझता हूँ कि पहली बार किसी शहरी विकास मंत्री को इतना बड़ा पैसा मिला है, तो इतना बड़ा पैसा मिलने के कारण से वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और भारत सरकार का चिंतन, माननीय सभापति महोदय, देखिए एक दिन बजट पेश करते हैं, 2 दिन के बाद नीति आयोग की मीटिंग होती है, और नीति आयोग की मीटिंग के बाद सारे काम तय हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि इस प्रकार की मीटिंग जो 25 साल तक भारत का विकास कर कर अभ्युदय की ओर ले जाएगी, परम वैभव की तरफ राष्ट्र को ले जाने की कोशिश करेंगे, उसमें भी हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने बहिष्कार कर। सबसे बड़ी दुविधा की बात, हार को पचा नहीं पा रहे, हार को हजम नहीं कर पा रहे, हार को हजम करनी पड़ती है। माननीय जयराम जी, हार को जब तक पचाएंगे नहीं तब तक बिलबिलाते रहेंगे। प्लीज प्लीज माननीय तिवारी जी हाफ कंक्लूड करिए। हार किसकी हुई है? मैंने कल भी कहा कि हार उनकी हुई है जो यहाँ बजट नहीं पेश कर सके, हार उनकी हुई है जो प्रधानमंत्री जी को बोलने में बाधा पैदा करते हैं, हार उनकी हुई है जो प्रधानमंत्री जी के बोलने के समय वॉकआउट करके जाते हैं, हार उनकी हुई है उपसभापति महोदय। इसलिए थोड़ा संतुलन बनाए रखें। लोकतंत्र में जय और पराजय एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए शहरी विकास में नीति आयोग में आप इस प्रकार के अड़चन नहीं डालें और उसमें सरकार का सहयोग करने की कोशिश करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम अब एक दल के लिए नहीं, हम देश के लिए हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री बार बार आपको अपील कर रहे हैं कि हम दल के लिए नहीं देश के लिए हैं, तो आप दल से ऊपर उठिए और कमल की तरह खिलिए। और ऐसा खिलेंगे तो भारत के शहर भी खिलेंगे, और भारत के शहर भी खिलेंगे तो भारत के विकास की जीवन रेखा भी खिलेगी, और जब जीवन रेखा खिलेगी तो भारत के शहर दौड़ेंगे, और भारत के शहर दौड़ेंगे तो भारत का विकास दौड़ेगा। भारत का विकास दौड़ेगा तो दुनिया देखेगी कि भारत की जीडीपी
इसी प्रकार बढ़ती रहेगी और 2047 तक शहरों के जीवन रेखा के माध्यम से हम भारत को एक विकसित और समृद्ध भारत की ओर ले जाएंगे। इसमें हमारे शहरों का योगदान होगा। इसी हिसाब से इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसी बात के साथ मैं माननीय मंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी। माननीय श्री अजय माकन जी।